स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर एनसीईआरटी यूट्यूब चैनल पर। जो चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आपको जल्द से जल्द इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिल सके। आज हम लोग कक्षा 8 की विज्ञान विषय की 50 एमसीक्यू प्रश्न पर चर्चा करेंगे। ये सारे प्रश्न परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप इन प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखेंगे एवं समझने का प्रयास करेंगे। इनमें से काफ़ी सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो चलते हैं। पहला प्रश्न, जीव की सूक्ष्मतम मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। तो किसी भी जीव की सूक्ष्मतम संरचनात्मक इकाई क्या है? कोशिका। तो सही उत्तर है ऑप्शन 2, कोशिका। अगला प्रश्न है, कोशिका में गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? तो कोशिका में जो गुणसूत्र है उसके केंद्रक में पाए जाते हैं। सही उत्तर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, केंद्रक को किस अभिरंजक द्वारा अभिरंजित किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है 3, सैफरनीन। तो सैफरनीन द्वारा केंद्रक को अभिरंजित किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन धातु है? लोहा। इनमें से धातु है तो सही उत्तर ऑप्शन 3, लोहा। अगला प्रश्न है, किस गुण के कारण धातुओं के तार खींचे जा सकते हैं? तो धातु के तन्यता गुण के कारण उसको तार खींचे जा सकते हैं। सही उत्तर ऑप्शन 3, तन्यता। ये जो भंगुरता है, भंगुरता का अर्थ होता है जब किसी पदार्थ में या किसी तत्व में हम हथौड़ा से प्रहार करेंगे, हथौड़ा से मारेंगे तो वो चूर चूर हो जाए। तो चूर चूर है तो उसे हम लोग भंगुर कहेंगे। अधातुवर्धिता का मतलब होता है कि जब किसी पदार्थ को पीटेंगे तो पीटने से वो फैलता है। और कठोरता का अर्थ है कि उसको कठोर होना चाहिए, दबाने से दबना नहीं चाहिए। तो तन्यता के कारण हम किसी वस्तु के तार खींच सकते हैं। अगला प्रश्न है, सूक्ष्मजीव कहाँ पाए जाते हैं? जल, वायु, मिट्टी, इनमें से सभी। तो सूक्ष्मजीव जो है इनमें से सभी जगह पाए जाते हैं। सही उत्तर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, हैजा किसके द्वारा होता है? तो हैजा जो है बीमारी है और वो जीवाणु के द्वारा होता है। तो सही उत्तर है ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है, स्वपोषी का उदाहरण। स्वपोषी हम लोग उसे कहते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाता है। जैसे आम का पौधा या फिर कोई भी पेड़ पौधा जो है वो अपना भोजन स्वयं बनाता है। तो जो अपना भोजन स्वयं बनाए उसे हम लोग स्वपोषी कहेंगे। तो सही उत्तर ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा उत्पन्न करता है। विद्युत धारा क्या उत्पन्न करता है? तो विद्युत धारा उसमें प्रभाव उत्पन्न करता है, जैसे कि हीटर में लाने से वो गर्म होता है। रासायनिक प्रभाव उत्पन्न करता है, हाँ ये भी सही है। चुंबकीय प्रभाव, ये भी सही है। तो सही उत्तर है ऑप्शन 4, उपर्युक्त तीनों प्रभाव। अगला प्रश्न है, कौन विद्युत का चालक नहीं है? तांबा में लाइन पास होता है। लोहा भी चालक है। प्लास्टिक चालक नहीं है। ग्रेफाइट, इसमें भी धारा प्रवाहित होती है। तो सही उत्तर ऑप्शन 3, प्लास्टिक। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था की उम्र है। तो 11 से लेकर 19 वर्ष की अवस्था को ही क्या कहते हैं? किशोरावस्था कहते हैं। सही उत्तर ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है, थायरोक्सिन के उत्पादन के लिए क्या आवश्यक है? तो थायरोक्सिन के उत्पादन के लिए आयोडीन बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए कहा जाता है कि हमें कौन सा नमक खाना चाहिए? आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। आयोडीन युक्त नमक खाएंगे तो हमारे शरीर में थायरोक्सिन का उत्पादन होगा, जिससे जो घेंघा रोग होता है वो नहीं होगा। तो सही उत्तर ऑप्शन 3, आयोडीन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन नर जनन हार्मोन है? तो नर जनन हार्मोन कौन है? टेस्टोस्टेरोन। ये जो एस्ट्रोजन है ये स्त्री जनन हार्मोन है। और नर जनन हार्मोन कौन है? तो ऑप्शन 3, टेस्टोस्टेरोन। अगला प्रश्न है, दहन के लिए आवश्यक है। दहन मतलब जलना। जलने के लिए क्या चाहिए? हवा एकदम जरूरी है। बिना हवा का, बिना ऑक्सीजन का कोई पदार्थ जलेगा ही नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन 1, हवा। जो चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है? तो एलपीजी गैस जो है इसका ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है। तो सही उत्तर है
ऑप्शन 2 एलपीजी। अगला प्रश्न है लकड़ी का जलना किस प्रकार के दहन का उदाहरण। तो लकड़ी जो है वो बहुत तीव्र गति से नहीं जलता, ये धीरे धीरे जलता है। तो जो भी वस्तु धीरे धीरे जले उसे हम लोग कहेंगे मंद दहन। क्या कहेंगे? मंद दहन। सही उत्तर है ऑप्शन 2। स्वतः दहन जो है वो जो पदार्थ अपने आप जलने लगे, हवा से अभिक्रिया करके अपने आप जलने लगता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्वतः दहन। जैसे सोडियम और पोटेशियम, ये हवा से संपर्क करने के साथ ही आग पकड़ लेती है, तो ये स्वतः दहन के उदाहरण है। विस्फोट किसे कहेंगे हम लोग? तो जो कोई वस्तु जब जलता है और जलता है उसके साथ साथ आवाज़ उत्पन्न करता है, जैसे बम जब जलता है तो इसके साथ आवाज़ उत्पन्न करता है, तो उसे हम लोग विस्फोट कहेंगे। परंतु लकड़ी जो है वो धीरे धीरे जलती है, इसलिए इसे क्या कहेंगे? मंद दहन। अगला प्रश्न है बल का मात्रक। बल का मात्रक क्या है? तो बल का सही मात्रक है न्यूटन, ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। हम लोग जानते हैं कि दाब बराबर क्या होता है? दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 दाब। अगला प्रश्न है बेलों द्वारा गाड़ी को खींचना किस बल का उदाहरण है? तो बेल अपने मांसपेशियों द्वारा गाड़ी पर बल लगाता है, तो जो बल मांसपेशियों द्वारा लगता है उसे पेशीय बल कहा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है वे जंतु जो सीधे शिशु को जन्म ना देकर अंडे देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो जो जन्म देता है सीधा शिशु को तो उन्हें हम लोग जरायुज कहेंगे, और जो देता है अंडा उसे हम लोग कहते हैं अंड प्रजक। तो सही उत्तर है ऑप्शन 2 अंड प्रजक। अगला प्रश्न है हाइड्रा में जनन की विधि। तो हाइड्रा जो है वो मुकुलन द्वारा जनन करता है, तो सही उत्तर है ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या कितनी होती है? तो सबसे पहले हम लोग युग्मनज को समझते हैं। ये नर और ये मादा, इन दोनों जब आपस में मिलन करते हैं तो इसे कहते हैं निषेचन। और जब निषेचन सफलतापूर्वक हो जाता है तो उसे क्या बनता है? युग्मनज बनता है। और एक युग्मनज में एक केंद्रक होता है, तो सही उत्तर है ऑप्शन 2 1। अगला प्रश्न है परावर्तन के कितने नियम हैं? तो परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम क्या है कि आपतित किरण, ये मेरा आपतित किरण, ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब, तीनों कहाँ होते हैं? तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। दूसरा नियम है कि आपतन कोण, ये मेरा आपतन कोण है I और ये मेरा परावर्तन कोण है R। तो आपतन कोण सदैव बराबर होता है, तो इसको हमें I = R। तो आपतन कितने नियम हो गए? 2। अगला प्रश्न है लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो लेंस के गोलीय पृष्ठ पहले हम लोग समझते हैं कि लेंस कैसे बनता है। तो ये एक मेरा गोला है और ये भी मेरा एक गोला है। तो ये जो मेरा भाग जो बना ये उत्तल लेंस बना, और इस उत्तल लेंस में जो है ये जो पहले गोला का केंद्र और ये दूसरे गोला का केंद्र, इसके केंद्र से इसको केंद्र को जब मिलाएंगे तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। तो सही उत्तर है ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है? तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। सही उत्तर है ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है धान की फसल है, धान कैसी फसल है? तो धान को हम लोग वर्षा ऋतु में लगाते हैं और शीत ऋतु में काट लेते हैं। तो जो फसल हम लोग वर्षा ऋतु में बोते हैं उसे बोलते हैं खरीफ फसल। तो धान को हम लोग वर्षा ऋतु में लगाते हैं,
इसलिए इसे खरीफ फसल कहा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल है? तो जो फसल हम लोग वर्षा ऋतु में बोएंगे उसे खरीफ फसल कहते हैं। तो गेहूँ शीत ऋतु में, चना शीत ऋतु में, सरसों शीत ऋतु में, तो हम लोग मक्का जो है वो वर्षा ऋतु में बोते हैं। तो सही उत्तर ऑप्शन 4 मक्का। अगला प्रश्न है, दानों को भूसे से अलग करना क्या कहलाता है? तो दाना से जब हम लोग भूसा को अलग करते हैं तो इसे हम लोग थ्रेसिंग कहते हैं। सही उत्तर ऑप्शन 4 थ्रेसिंग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आकाशीय पिंड तारा है? तो सूर्य जो है तारा है, ठीक है, और टाइटन, फोबोस, ये पुच्छल तारा, ये सब आकाशीय पिंड है, परंतु इसमें अपना प्रकाश नहीं होता है, जिस कारण से इसे तारा हम लोग नहीं कहते हैं। तो सही उत्तर ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो बृहस्पति। सही उत्तर ऑप्शन 4 बृहस्पति। अगला प्रश्न है, घर्षण से क्या उत्पन्न होती है? तो घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है। यदि हम अपने दोनों हाथों की हथेली को आपस में रगड़ेंगे और कुछ देर के बाद हमें क्या महसूस होगा? तो हमारी दोनों हथेली आपस में गर्म हो जाएगी। तो ये क्या, किसका प्रभाव है? ऊष्मा का प्रभाव है। तो सही उत्तर है ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है, घर्षण को बढ़ाया जा सकता है। घर्षण को हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं? तो कोई भी सतह है, अगर उस सतह को हम लोग रुखड़ा कर देंगे तो घर्षण बढ़ सकता है। तो सही उत्तर है ऑप्शन 4 रुखड़ा। अगला प्रश्न है, बर्फ पर चलने पर आप फिसल जाएंगे क्योंकि बर्फ की सतह का घर्षण क्या होता है? कम होता है कि अधिक होता है? अगर हम फिसल जा रहे हैं तो इसका मतलब कि वहाँ पर घर्षण कम होगा। तो सही उत्तर है ऑप्शन 2 घर्षण कम होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक रेशा है? तो प्राकृतिक रेशा हम लोग उसे कहेंगे जो पेड़ पौधे और जीव जंतुओं से प्राप्त होता है, ठीक है। तो रेशम और ऊन जो है, रेशम का कीट से मिलता है, ऊन भेड़ या बकरी के बाल से मिलता है, तो इसे हम लोग प्राकृतिक रेशा कहेंगे। बाद में कि नायलॉन, रेयान और ये पॉलिएस्टर जो है वो कृत्रिम रेशा है, इसे केमिकल द्वारा फैक्ट्रियों में बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन प्राकृतिक रेशा है? दोनों प्रश्न सेम हो गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में संश्लेषित रेशा, तो संश्लेषित रेशा हम लोग उसे कहेंगे जो फैक्ट्रियों में केमिकल द्वारा बनाया जाता हो। तो सही उत्तर है ऑप्शन 2 पॉलिएस्टर। अगला प्रश्न है, मजबूत रेशे जिनका उपयोग पैराशूट तथा चट्टान पर चढ़ने के लिए किया जाता है, तो इसमें हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? नायलॉन का। नायलॉन एक बहुत ही मजबूत संश्लेषित रेशा है। सही उत्तर ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है, संश्लेषित रेशे की भांति प्लास्टिक भी क्या है? तो प्लास्टिक भी एक संश्लेषित रेशा ही है, इसे हम लोग कृत्रिम बहुलक कहते हैं। तो सही उत्तर ऑप्शन 2 कृत्रिम बहुलक। हमें कोई ध्वनि सुनाई देती है, इसका कारण क्या है? तो यदि किसी वस्तु में कंपन होगा तो कंपन के फलस्वरूप क्या उत्पन्न होता है? ध्वनि। तो सही उत्तर ऑप्शन 3 कंपन। अगला प्रश्न है, इनमें किसके आवाज़ की आवृत्ति सबसे अधिक होती है? तो छोटी जो बच्ची होती है उसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है। सही उत्तर ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किसे रगड़ने से आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता? तो हम प्लास्टिक का पैमाना, फूला हुआ गुब्बारा और ऊन, इसे आसानी से आवेशित कर सकते हैं, परंतु तांबे का जो छड़ होता है ये धातु है और इसे आसानी से आवेशित नहीं कर सकते हैं। तो सही उत्तर ऑप्शन 1 तांबे की छड़। अगला प्रश्न है, झारखंड की एक प्रमुख आपदा जिससे अधिक व्यक्ति प्रभावित होती है। तो भूकंप झारखंड में बहुत कम आता है, बाढ़ झारखंड में बहुत कम आता है, सुनामी झारखंड में आता ही नहीं है। तो झारखंड जो है वो जंगल और झाड़ों से बना हुआ है, इसमें अधिकतर जंगल है। तो तड़ित जो है झारखंड का एक प्रमुख कारण है और प्रत्येक वर्ष इनसे काफ़ी नुकसान होता है। तो सही उत्तर है ऑप्शन 2 तड़ित।
अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। तो वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सा गैस पाया जाता है? नाइट्रोजन। कितना प्रतिशत? 78%। उसके बाद ऑक्सीजन कितना प्रतिशत? तो 21%। कार्बन डाइऑक्साइड जो 0.03% पाया जाता है। तो सही उत्तर है ऑप्शन 1 नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है, कौन सी विषैली गैस श्वास के द्वारा शरीर में पहुंचती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है एक विषैली गैस है और ये श्वास के द्वारा हमारे फेफड़ों में पहुंचती है और हमारे फेफड़ों को प्रभावित करती है। ऑप्शन 3 कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला प्रश्न है, वैश्विक गर्मी का कारक है। तो हमारा विश्व गर्म हो रहा है किस गैस के कारण? CO2 के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। अगला प्रश्न है, वनों को समाप्त करने को क्या कहते हैं? तो वनों को समाप्त करने को हम लोग वनोन्मूलन कहते हैं। तो सही उत्तर है ऑप्शन 2 वनोन्मूलन। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या कितनी है? तो भारत में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या 77 है। सही उत्तर ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा जैविक उद्यान झारखंड के किस जिले में है? तो ये रांची में है। सही उत्तर ऑप्शन 3 रांची। अगला प्रश्न है, एक गहरे रंग का अप्रिय गंध वाला पदार्थ। तो जो पेट्रोलियम है, जब इसको हम लोग निकालते हैं तो ये काला गाढ़ा और चिपचिपा पदार्थ होता है और बहुत ही दुर्गंधित होता है। तो सही उत्तर है ऑप्शन 1 पेट्रोलियम। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक गैस में मुख्यतः क्या होता है? तो प्राकृतिक गैस में मीथेन पाया जाता है। तो सही उत्तर ऑप्शन 2 मीथेन। इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए कृपया चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें।